दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी के न्यू बुक से करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 2.2 में केवल एक ही क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर ले जाएंगे, लेकिन आपका चैप्टर 2 में जो फार्मूला कंसेप्ट जितनी भी चीजें यूज होती हैं, बेसिक चीजें, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से बेसिक चीजों से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आखिरी 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना बिल्कुल आसान तरीके से आप ज्ञात कर ले जाएंगे, लेकिन पहले हम इसके बहुपद के बारे में जान लेते हैं। चर अचर बीजीय व्यंजक क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। जैसे देखिए हम बहुपद की बात करें, ठीक है। बहुपद जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल, ये दो टाइप का आपका होता है, ठीक है। एक इसमें आपका होता है चर, ठीक है। चर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल, ठीक है। चर को क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। और एक इसी में आपका होता है अचर, ठीक है। अचर, अचर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट कहा जाता है। अब देखिए चर क्या होता है, जैसे इसमें आपका एक्स वाई आ जाए, ठीक है, ए बी आ जाए, इस तरीके से कोई भी एबीसीडी का लेटर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। मतलब जो ए टू जेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से याद करना है कि जो ए टू जेड का कोई भी लेटर आ जाएगा वो आपका चर कहलाएगा, ठीक है। अचर क्या होता है, जो 1 to 100 होता है, ठीक है, अचर होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, 1 to 100 होगा, उसे हम अचर कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अचर को आप एक नाम और दे सकते हैं, गुणांक, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉफिशिएंट, ठीक है। अचर को आप गुणांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे गुणांक में आपका 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 100 आ जाए, ठीक है, 50 आ जाए, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से आप ऐसे इसको बोल सकते हैं 1 to 100, 1 to 100 होगा तो उसे हम अचर कहेंगे, और ए टू जेड होगा तो उसे हम चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है बहुपद, बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखिए इसकी आपको परिभाषा क्या लिखना, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। या फिर एक ऋणात्तर पूर्णांक भी बोला जाता है, ठीक है, बहुपद कहते हैं, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे आपका होगा एक्स घाते -2, ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस का 2, ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जेड स्क्वायर -y -√5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, 1 2, यहाँ पर भी देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वहां पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये आपका पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या इस तरीके से आपका होता है। इसके बाद देखिए चर क्या होता है, ठीक है, चर, चर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल, ठीक है। चर क्या होता है, तो देखिए चर को आपको लिख देना है जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, ठीक है। जिस राशि का मान
जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में, ठीक है, में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं। ठीक, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका जैसे हो जाएगा एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 1, कुछ भी ले सकते हैं ना, एक्स बराबर 10, अलग अलग आपका आता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से कहा जाता है जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, अनिश्चित होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अचर देख लेते हैं, ठीक है। अचर क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा अचर, ठीक है। अचर क्या हो जाएगा, जिस राशि का मान, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है या बदलता नहीं है, ठीक है, नियत रहता है उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है या बदलता नहीं उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं या फिर अचर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे पाई का मान 22/7 होता है तो ये आपका ये नियत रहता है, या फिर आप 3.141 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे और होता है 10 को 10 से लिखेंगे, 12 आएगा तो 12 ही लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जिसका मान क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, बीजीय व्यंजक। अब देखिए बात करें बीजीय व्यंजक की, ठीक है, तो चर तथा अचर, चर तथा अचर राशियों के राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2x प्लस का 14 हो गया, 2x माइनस का 5 हो गया, 2x/5 + 4, इस तरीके से जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। ठीक, ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं बहुपद होने के नियम, ठीक है। बहुपद होने के क्या क्या नियम होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। बहुपद होने के नियम, इसको आपको याद रखना है, कोई भी रहेगा बहुपद उसको आप पहचान ले जाएंगे, ठीक है। बहुपद होने के नियम, बहुपद होने के नियम,
ठीक है, बहुपद होने के नियम क्या है? रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। ठीक है, 3 रूल हैं बहुपद होने के। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए बहुपद होने के लिए? यदि कोई भी पद बहुपद रहेगा तो कैसे पहचानेंगे? पद सीमित होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए? पद सीमित हो। ठीक, पहला कंडीशन ये। और दूसरा कंडीशन है गुणांक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, गुणांक क्या हो? वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या हो। ठीक है, जो गुणांक हो वो वास्तविक संख्या हो। चर की घात प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, रूल नंबर 3 कहता है कि चर की जो घात है वो एक प्राकृतिक संख्या हो। घात प्राकृतिक संख्या हो। ठीक, चर की घात क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो, तब हम बोल सकते हैं कि वो बहुपद है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एग्जाम्पल 2y² माइनस 3y प्लस का 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 पद हैं। पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, गुणांक वास्तविक संख्या हो, 2 है 3 है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, चर की घात प्राकृतिक संख्या हो, 2 है घात, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, घात ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं कि घात क्या होता है। ठीक है, ये सब आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा आपके चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है। ठीक है, नहीं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर आप क्वेश्चनों को रटेंगे। अब देखिए घात क्या होता है। ठीक है, घात की बात करें तो चर यक्स के बहुपद पी एक्स में यक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, चर यक्स के बहुपद, यक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल आपका देखिए, जैसे 4x+2। यहां देखिए चर चर x में घात 1 का बहुपद है। ठीक है, 1 का बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर 1 है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2y² माइनस 3y। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए चर में कितने का घात है? y में, चर y में घात कितना हो जाएगा? 2। सबसे बड़ी घात देखेंगे। ठीक है, 2 घात का बहुपद है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपका रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा? घात 1 के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, आपको लिख देना है घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल लिख देना है, जैसे 2x-3 3y+4। यहाँ पर देख सकते हैं x की अधिकतम घात 1 है, जहां कुछ नहीं वहां पर 1 माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है?
द्विघात बहुपद। अब ये द्विघात बहुपद क्या होता है, घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये आपका देखिए द्विघात बहुपद है। इसकी अधिकतम घात कितना है, 2 है, ठीक है। y² माइनस 2, यहाँ पर भी देखिए चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। 2 माइनस x², यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, घात 3 का बहुपद, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें, 2 माइनस एक्स क्यूब अंडर 2x³ 3 माइनस x² प्लस x³, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 4 होगा उसे हम चतुर्थ घात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। बाकी इस तरीके से आएगा, 5 घात रहेगा सबसे ज्यादा, उसे पंचघात बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक पदी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थ पद जिसमें 4 पद होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। काफी इजी है, ठीक है। एक पदी का मतलब जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है। जैसे 2x हो गया, 4x हो गया, ये आपका देखिए एक पदी है, ठीक है। दो पदी का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे 2x प्लस का 10, इसमें देखिए दो पद है, एक पदी एक पद, ये आपका दो पदी का उदाहरण हो जाएगा। त्रिपद जिसमें 3 पद होने चाहिए, 3x प्लस 4y प्लस का 20, यहाँ पर 1 2 3 पद हो गए, ये आपका त्रिपद कहलाएगा। चतुर्थ पद क्या होता है, जिसमें 4 पद हों, 4x² प्लस 10y प्लस का 20z प्लस का 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चतुर्थ पद हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप पद को भी जान सकते हैं, जिसमें एक पद होगा उसे एक पदी, जिसमें दो पद होगा द्विपदी, जिसमें 3 पद होगा उसे त्रिपदी। जितने आप प्लस माइनस लगाते जाएंगे उतने आपके पद बनते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका था चैप्टर 2 का बेसिक पार्ट, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति में प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या पूछा है तो हम px पे देखेंगे, ठीक है। y पे नहीं देखेंगे, px पे देखेंगे, ठीक है। मतलब x अक्ष पे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट दिया गया इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए ग्राफ बना है, ठीक है। किसी बहुपद के लिए px बराबर px के लिए y बराबर px के लिए नीचे आखिरी 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या
ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि एक्स अक्ष पर एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, तो देखिए पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, क्यों आपको लिख देना है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूं फिर से। ठीक है, फिर मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं किया तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा, लिख देना, क्योंकि एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितनी बार एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या 4, क्योंकि एक्स अक्ष पर 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, तो आपको लिखना है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद ये तीसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, तीसरे पार्ट में शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आप बुक को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, शून्यकों की संख्या 3 है, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है इसमें तीसरे पार्ट में। इसके बाद देखिए चौथा पार्ट। ठीक है, चौथे पार्ट में आपको क्या लिखना है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है चौथे में, 2 बिंदु पर। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या 2 है, शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये लिख देना फिर, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।
इसके बाद देखिए पांचवा, पांचवें पार्ट में 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की संख्या 4 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, ये आपको रीजन लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा हो गया, छठवां लास्ट है। छठवें पार्ट में 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 3 है। रीजन ये लिख देना क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। करता है, ठीक है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरीके से आपको देखिए प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और प्रश्नावली 2.1 में बस इतना क्वेश्चन ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता, आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और प्रश्नावली 2.1 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर प्रश्नावली 2.2 के साथ। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। ठीक है।